वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2007 के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखते हैं। कंसिडर अ पाइपलाइन प्रोसेसर विद फॉलोइंग 4 स्टेजेस: इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड एंड ऑपरेंड फेच, एग्जीक्यूट, राइट बैक। If IF, ID, WB stages take 1 clock cycle each to complete the operation, the number of clock cycles for the EX stage depends on instruction. The add and sub instructions need 1 clock cycle and the multiply instruction needs 3 clock cycles in execute stage. Operand forwarding is used in pipelined processor. What is the number of clocks taken to complete the following sequence of instructions? Then you can see this sequence. There are actually only 3 instructions. And then just also have a look at the 4 options given in the question. Okay, तो यहाँ पे आपको उन्होंने बताया है कि ये 4 स्टेजेस हैं पाइपलाइन में और एग्जीक्यूट स्टेज 3 क्लॉक साइकिल्स ले रही है फॉर मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शंस। बाकी सारी स्टेजेस एक एक क्लॉक साइकिल्स ले रही हैं और एग्जीक्यूट स्टेज भी एक क्लॉक साइकिल ले रही है फॉर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, अब हम देखते हैं कि इस कोड में डिपेंडेंसीज हैं या नहीं। तो लेट्स एनालाइज इट। सबसे पहले तो एक डिपेंडेंसी तो ये रही, क्लियरली विजिबल है। दूसरी डिपेंडेंसी भी यहां पे है। ओके, तो ये है RAW काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज, रीड आफ्टर राइट, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन राइट कर रही है उसके बाद में रीड हो रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या राइज होगी, जैसे आप इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को कंसिडर करो तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 यहां पे R2 रजिस्टर में कोई वैल्यू राइट कर रही है और इंस्ट्रक्शन नंबर 2 उसी को रीड कर रही है। अब मान लो पाइपलाइनिंग की वजह से इसने रीड पहले कर लिया इसके राइट करने से। अब अगर ये पहले ही रीड कर लेगी तो फिर तो दिक्कत होगी ना, इसने कोई और ही वैल्यू रीड कर ली जबकि रीड करनी थी जो इसने राइट की। ओके, दैट्स व्हाई वी कंसिडर ऑपरेंड फॉरवर्डिंग एज अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और क्वेश्चन में भी आपको कहा गया है कि आपने ऑपरेंड फॉरवर्डिंग टेक्निक यूज करनी है। ओके, लेट्स नाउ सी कि इसे एग्जीक्यूट करने में कितने क्लॉक साइकिल्स लगेंगे। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 किसी भी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो तो हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देंगे। और मोर ओवर इसमें एडिशन परफॉर्म हो रही है, यानी कि EX स्टेज को भी एक ही साइकिल चाहिए, यानी कि 4 स्टेजेस तो 4 क्लॉक साइकिल्स में ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेट्स नाउ कंसिडर इंस्ट्रक्शन नंबर I2। नॉर्मली जैसे हम इंस्ट्रक्शन फेच करते हैं ये फेच भी हो जाएगी। अब बात आती है ऑपरेंड फेच की। क्वेश्चन में आप देख सकते हो स्टेटमेंट में ID स्टेज इज फॉर डिकोड प्लस ऑपरेंड फेच। ओके, यानी कि जो ऑपरेंड फेच हो रहे हैं वो सेकंड स्टेज में है। अब आप देखो, अगर मैं यहीं पे ऑपरेंड फेच कर दूं, यानी कि डिकोड प्लस ऑपरेंड फेच यहीं पे हो जाए, तो ये दिक्कत आएगी कि जो पिछली इंस्ट्रक्शन है वो तो राइट कर रही है राइट बैक स्टेज में। ओके, यानी कि नॉर्मली राइट बैक होने के बाद हमने ID परफॉर्म करवाना था। विदाउट ऑपरेंड फॉरवर्डिंग क्या होना था, अगर हम ऑपरेंड फॉरवर्डिंग ना यूज करें तो जब तक पहली इंस्ट्रक्शन R2 में राइट नहीं करती, यानी कि पहली इंस्ट्रक्शन राइट बैक स्टेज कंप्लीट नहीं करती, तब तक हम दूसरे इंस्ट्रक्शन की ID स्टेज एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएंगे। ओके, बट क्योंकि अब हम यहाँ पे ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज कर रहे हैं तो हम ID यहीं पे परफॉर्म करवा सकते हैं।
अब क्योंकि ये है मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन, तो इसे लगेंगे 3 एग्जीक्यूट साइकिल्स लाइक दिस, और राइट बैक तो वैसे भी एक ही चाहिए सभी को। अब बात करते हैं कि ऑपरेंड फॉरवर्डिंग हो कैसे रही है। यहां पे आप देखो, जो आपका ऑपरेंड है वो इस स्टेज में रेडी हो रहा है, यानी कि थर्ड क्लॉक साइकिल में ऑपरेंड रेडी है, क्योंकि हमने एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि ALU ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, तो R1 प्लस R0 परफॉर्म हो चुका है, ये कैलकुलेशन हो चुकी है, तो ऑपरेंड इस जगह पे रेडी है। और इस एग्जीक्यूट स्टेज को, यानी कि सेकंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट स्टेज में वो ऑपरेंड की जरूरत है, तो यहां से ऑपरेंड ऐसे फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ ऑपरेंड इज गेटिंग फॉरवर्डेड। एक डाउट जो नॉर्मली बच्चों को आता है वो ये है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सी स्टेज से कौन सी स्टेज में ऑपरेंड फॉरवर्ड करना है। यानी कि कभी कभी तो हम EX से ID में करते हैं, कभी EX से EX में करते हैं, वो कैसे पता चले। जब कुछ ना गिवन हो, कंसिडर द बेस्ट केस, यानी कि ऐसा केस कंसिडर करो जिससे स्टॉल साइकिल्स अवॉइड हो सकें। मतलब कि अगर हम एग्जीक्यूट से एग्जीक्यूट में फॉरवर्ड करें तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉल्स अवॉइड हो सकती हैं। यहां पे क्या हो रहा है, 4 स्टेजेस हैं, इंस्ट्रक्शन, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक। एग्जीक्यूट से एग्जीक्यूट में फॉरवर्ड करने का मतलब, ये स्टेज की जो आउटपुट है हम उसी को एज अ इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि देखो, थर्ड क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट स्टेज को इंस्ट्रक्शन I1 यूज कर रही थी। अब थर्ड क्लॉक साइकिल के बाद इसी एग्जीक्यूट स्टेज को, यानी कि इसी हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन नंबर I2 यूज करेगी फोर्थ क्लॉक साइकिल में। ओके, मतलब जो पिछली इंस्ट्रक्शन की आउटपुट थी वो इसी हार्डवेयर को एज अ इनपुट चाहिए होगी, तो हम ये कनेक्शन ऐसे कर देंगे। ओके, एक्चुअली इतना आसान नहीं है, जब हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन आप पढ़ोगे तो काफी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, बट फॉरगेट दिस मच इज इनफ। नेक्स्ट यू सी, अभी तक हमने कितने साइकिल्स यूज कर लिए, 7 साइकिल्स। तो अब लास्ट इंस्ट्रक्शन को देखते हैं कितने साइकिल्स की जरूरत पड़ेगी। ये एक सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन है, यानी कि एग्जीक्यूट को तो एक ही साइकिल लगेगा, बट हमें ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यहां भी कंसिडर करनी पड़ेगी। अब देखो, ये R4 की वैल्यू जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 जनरेट कर रही है वो यूज हो रही है इंस्ट्रक्शन नंबर 3 में। मतलब कि R4 की वैल्यू R3 इंटू R2 है, और R3 इंटू R2 कंप्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट स्टेज के तीनों क्लॉक साइकिल्स कंप्लीट होने चाहिए। यानी कि ये और ये तीनों होने के बाद ही R4 की वैल्यू पता चलेगी। हाँ, वो अलग बात है कि उस वैल्यू को R4 में राइट बैक करने के लिए ये स्टेज भी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, बट क्योंकि हम ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज कर रहे हैं उस सब की जरूरत नहीं। तो क्या होगा, ये तीसरा क्लॉक साइकिल एग्जीक्यूट का कंप्लीट होने के बाद हमारे पास वो वैल्यू है, हम डायरेक्टली वो अगली इंस्ट्रक्शन को फॉरवर्ड कर देंगे लाइक दिस। ओके, अब ये जो 2 क्लॉक साइकिल्स बचे हैं ये हमें स्टॉल करने पड़ेंगे, इन्हें हम नहीं रोक सकते। ओके, एंड योर आंसर इज 8 क्लॉक साइकिल्स। दिस इज योर आंसर। ये डायग्राम है। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, बहुत आसान है, उस शॉर्टकट से ज्यादा 10 सेकंड में आप ये सॉल्व कर दोगे। अब देखो, यहां पे क्योंकि हमने ऑपरेंड फॉरवर्डिंग कंसिडर की है तो हम सारे स्टॉल्स, मतलब हमें कोई भी स्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये जो 2 स्टॉल्स हैं एक्चुअली ये डिपेंडेंसीज की वजह से नहीं है, ये 2 स्टॉल्स इसलिए हैं क्योंकि एग्जीक्यूट स्टेज को यहाँ पे 3 क्लॉक साइकिल्स चाहिए, ये अलग बात है। अभी इसे साइड पे रखो। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ऑपरेंड फॉरवर्डिंग ना यूज करता तो इस आईडी को मुझे रखना पड़ता यहाँ पे,
यानी कि ये पूरी इंस्ट्रक्शन 2 क्लॉक साइकिल ज़्यादा लेती है। अभी 7 पे ख़त्म हो रही है, उस केस में 9 पे ख़त्म होती। ओके, इसका मतलब हमने ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज़ करके ऑलमोस्ट ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर लिया जैसे कि डिपेंडेंसीज थी ही नहीं। अभी नॉर्मली जैसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना बिना डिपेंडेंसीज के, वैसा एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो आप देखो बिना डिपेंडेंसीज के, यानी कि अगर आप मान लो यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसीज नहीं है, उस केस में कितने क्लॉक साइकिल्स लगेंगे? क्योंकि 4 स्टेजेस हैं पाइपलाइन में, तो पहली इंस्ट्रक्शन को 4 लगे। ये 4 क्लॉक साइकिल्स के बाद पाइपलाइन फिल हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें लगेंगे 1 क्लॉक साइकिल्स फॉर बोथ ऑफ देम। ओके, मतलब एक इसे लगा, एक इसे लगा, एक एक क्लॉक साइकिल के बाद उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती जाएगी। यानी कि इन टोटल लगे 6 क्लॉक साइकिल्स। अब सिर्फ एक चीज यहां पे हमने कंसिडर नहीं करी, ये 2 स्टॉल्स। अब इसके लिए आप क्या करोगे? इसमें ऐड कर दोगे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा क्लॉक साइकिल्स यूज्ड बाय एग्जीक्यूट स्टेज। एग्जीक्यूट स्टेज नॉर्मली 1 क्लॉक साइकिल ले रही है इन दोनों इंस्ट्रक्शंस में, बट एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसमें इसने 3 क्लॉक साइकिल्स लिए। 3 लिए तो एक्स्ट्रा कितने हुए? 3 में से 1 तो ऑलरेडी इसी में काउंट हो चुका है, एक्स्ट्रा कितने हुए? 2। दिस इज योर आंसर। नॉर्मली जितने लगने थे प्लस जितने एक्स्ट्रा लगे हैं। ओके, दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट वेरी क्विकली, बट यू नीड टू बी केयरफुल। ये सिर्फ ऑपरेंड फॉरवर्डिंग के केस में होगा, क्योंकि ऑपरेंड फॉरवर्डिंग के केस में उतने क्लॉक साइकिल्स लगेंगे जितने डिपेंडेंसीज के बिना लग रहे हैं। ओके, बी केयरफुल। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, आई रिकमेंड कि आप इसी मेथड के साथ जाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।